नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं दोस्ती जिंदाबाद। प्रेसिडेंट पुतिन बस अब हिंदुस्तान पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी जो इस मुलाकात को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच की मुलाकात को एक टोन दे रही हैं, उसका टोन सेट कर रही हैं। ये जो मुलाकात होगी, ये जाहिर है इसमें एक बार फिर दोस्ती जिंदाबाद पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी। लेकिन इधर लगता है यूरोप लगता है पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल कर ही मानेगा क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल ये खबरें देखिए। रूसी ड्रोन ब्रिगेड का भीषण प्रहार, रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये खबरें जरा देख लीजिए। यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन हमला, रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। रूसी हमले से तबाही की तस्वीरें, रूसी ड्रोन ब्रिगेड का यह भीषण प्रहार है जो आप देख रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में इस तरह के ड्रोन अटैक हुए हैं। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। अलग अलग जगहों से आई तस्वीरों को इस समय, जो ड्रोन से हमले के बाद तबाही की तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहा हूं। हथियार डिपो कहीं पर ध्वस्त हो गया है। ड्रोन के हमले में यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन में भारी तबाही बरपा हुई है और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। अब जरा अगली खबर देखिए। रूसी ग्रैड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन में हाहाकार। अगली खबर ये रही। यूक्रेनी इलाकों में रूसी एमएलआरएस ने मचाई तबाही। एमएलआरएस हमले में कई सैन्य वाहन तबाह। और यहां ये तस्वीरें नाइट विजन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें देखिए, जहां रूसी एमएलआरएस ने तबाही मचाई है और उसकी तस्वीरें, रात में ली गई तस्वीरें यहां ये जरूर बता रही हैं कि किन जगहों पर जाकर ये रॉकेट फूट रहे हैं और वहां तबाही कैसे बरपा हो रही है। खासतौर से इन दायरों को जो हमने यहां स्क्रीन पर आपके लिए विजुअल्स को ट्रीट करते हुए लगाया है, अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितनी भीषण अग्निवर्षा हुई है। एक तरफ ड्रोन से तो दूसरी तरफ एमएलआरएस से। ये जो युद्ध चल रहा है ना, ये असल में इसलिए भी चल रहा है क्योंकि यूरोप की तरह से एक प्रोवोकेशन अब भी यूक्रेन को मिलता जा रहा है। अमेरिका जो पहले सपोर्ट कर रहा था उसने तो हाथ खींचे हैं, लेकिन उधर यूरोप ने ये आग बुझने न पाए इसकी पूरी तैयारी की हुई है। क्यों ये प्रोवोकेशन हो रहा है और क्या यूरोप की ये जिद वाकई पूरी दुनिया को खतरे की तरफ धकेल सकती है और क्या नौबत विश्व युद्ध तक की भी आ सकती है, ये समझेंगे हम। युक्तेश्वर कुमार लंदन से हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है युक्तेश्वर जी। पूर्णिमा नाथ जी अमेरिका से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रही हैं, उनको भी जरा यहां दिखाइए। पूर्णिमा नाथ जी, एक बार फिर से आपका TV9 भारतवर्ष में बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ और मेहमान जो जुड़ेंगे उनका परिचय, ब्रजेश मिश्रा जी बहरहाल मुझे नजर आने लगे हैं, फ्रांस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जाद अजहर पीरजादा पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा राजेश पुरोहित जी एक बार फिर से चाइना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी सर। हमारे साथ संजय भारद्वाज भी जुड़ रहे हैं जो कि फॉरेन अफेयर्स के मामले में आप जानते हैं उनका एनालिसिस कमाल का होता है। और इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर दीपक वोरा, कई जगहों पर भारत का प्रतिनिधित्व राजदूत की हैसियत से कर चुके हैं। कार्तिकेय काले सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। और ये जो चल रहा है, क्या इसका कल्मिनेशन, क्या यहां ये ब्रिंकमैनशिप पूरी दुनिया को एक नए खतरे की तरफ धकेल सकती है? यूरोप की तरफ से इस समय आने वाली बयानबाजी और प्रेसिडेंट पुतिन का यह कहना कि हमको तो नहीं, लेकिन उनकी अगर ये मुराद है कि यूरोप और रशिया होना चाहिए, तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले संजय कुलकर्णी साहब, आपका मैं नजरिया लेना चाहता हूं। ये केवल साई ऑप्स हैं या यहीं पर ये ब्रिंकमैनशिप कभी भी डिरेल होकर युद्ध में बदल सकती है? विटकॉफ 5 घंटे की बातचीत के बाद साफ साफ पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप लड़ाई करना चाहता है तो वो अब तैयार है और अभी शुरू हो सकती है, उन्हें कोई डर नहीं। लेकिन जहाँ तक बातचीत का सवाल है, मैं एक छोटा सा, अगर आप इजाज़त दें तो हमारी तरफ से एक थोड़ा सा सुझाव था कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को वेस्ट और ईस्ट जर्मनी में बनाया गया और ईस्ट जर्मनी जो था वो सोवियत यूनियन के नीचे था, उसी माफिक अगर यूक्रेन को वेस्ट और ईस्ट यूक्रेन में बदला गया और ईस्ट यूक्रेन का पूरा जो है वो रूस को दे दिया जाए, जिससे कि नाम भी रहा यूक्रेन का और जो उसका जिम्मेवारी है वो किसकी रही, वो रही रूस की। तो कहीं ऐसे हो सकता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने मध्यस्थता करनी होगी।
क्योंकि डॉनबास का जो रीजन है इसको लेकर के नॉर्मेंडी फोर जो आज जर्मनी बात कर रहा है, जर्मनी, फ्रांस, रूस, यूक्रेन 2014 से लगातार इस डॉनबास रीजन की लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा है। 2014 से लड़ाई हो रही है, अब 2025 आ गया है। क्या हम लोग ये भी नहीं कर सकते इस लड़ाई को? तो रूस का जो मानना है कि डॉनबास का जो ये रीजन कमाल का सजेशन है वैसे, और मुझे लग रहा है, पता नहीं वैसे तो होने क्या वाला है, लेकिन कई बार आपकी कही हुई बातों को मैंने सच होते हुए देखा है। जब ये मुलाकात होने वाली है, क्या ये प्रपोजल जा सकता है? क्या ये प्रपोजल आखिरकार टेबल्स तक भी पहुंचेगा और इस पर मोहर लग सकती है क्या कि जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी हुआ था, क्या वैसा ही यूक्रेन का कुछ किया जा सकता है? उससे नाम भी बचा रहेगा, यूक्रेन भी बना रहेगा और उधर रशिया का जो पर्पस है वो भी सर्व होता है। क्या ये एक विन विन सिचुएशन अराइव हो सकती है दोनों मुल्कों के बीच में? खासतौर से प्रेसिडेंट पुतिन जब यहां आ रहे हैं और पूरी दुनिया की तवक्को यह है कि भारत कुछ ऐसा कर सकता है जिसमें शांति का रास्ता निकले। क्या ये एक क्रेडिबल सॉल्यूशन हो सकता है कार्तिकेय काले सर? देखिए, क्रेडिबल सॉल्यूशन में दो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, उनका एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, यूक्रेन एंड रशिया। देखिए, हम सजेशंस दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो जनरल साहब ने बोला है वो बहुत ही बढ़िया सजेशन है और प्रैक्टिकल भी है। परंतु डॉनबास का एरिया जो है वो यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूक्रेन उससे पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, 1 इंच भी तैयार नहीं है। देखिए, 20% ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर यूक्रेन हैज बीन टेकन ओवर बाय रशिया, वो तो रशिया ने कैप्चर कर लिया है। डॉनबास का एरिया इंडस्ट्रियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से जो पाइपलाइंस एक्चुअली पहले जाती थी वो सब टूट गई हैं, अब वो दूसरी तरफ से जा रही हैं। तो डायरेक्ट रूटिंग पूरा ईस्टर्न एरिया जो यूक्रेन का है, जो इस समय रशिया के कंट्रोल में है, वो डायरेक्ट रूटिंग और एक्सेस टू ब्लैक सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप मेरे को बताइए कि कोई भी देश जो अपने 20% के हिस्से को कैसे आसानी से दे देगा? तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन इतनी आसानी से इस बात को मानेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये फैक्ट भी है कि जो चीज़ जमीन पे है वो ही है। दैट मीन्स रशिया ने यदि वो कैप्चर कर, लेकिन मुझे एक चीज लग रही है, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और अभी तक तो यूक्रेन यही मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जेलेंस्की को भी ये लगता है कि अगर इसके अलावा किसी तरह के एक प्रपोजल के लिए वो हाँ बोलेंगे तो जो मुसीबत उनके पास शायद 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1 साल बाद आने वाली हो वो अभी आ जाएगी। इसलिए किसी चीज के लिए, ऐसी चीज के लिए वो हाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसा कहा जाता है कि अर्ध तजहि बुध सर्बस जाता, कि जब सब जा रहा हो तब आधा छोड़ देने के लिए कई लोग तैयार हो जाते हैं जो बुद्धिमान होते हैं।